हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रजनन, ठीक है ना। प्रजनन पढ़ना है। देखो, प्रजनन टॉपिक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि ये आशा किया जाता है कि आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी रखें। तो हम लोग बिना देरी किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। लिखो प्रजनन। पहला नंबर तो प्रजनन का अर्थ क्या होता है। लिखो, अपने जैसा संतान पैदा करना प्रजनन कहलाता है। अपने जैसा संतान पैदा करना क्या कहलाता है बाबू? प्रजनन कहलाता है। देखो, प्रजनन भी दो तरीके का होता है। एक का नाम होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। प्रजनन कितने प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। अलैंगिक कहने का मतलब है कि जहां पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक की जरूरत ना पड़े, अर्थात मेल या फीमेल की जरूरत ना पड़े, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन कहने का मतलब होता है बाबू, जहां मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, उसे लैंगिक प्रजनन के रूप में जाना जाता है। जहां मेल और फीमेल दोनों की जरूरत हो उसे लैंगिक, और जहां मेल और फीमेल दोनों की जरूरत ना हो उसे अलैंगिक प्रजनन के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में भी आपको कई सारे क्राइटेरिया, कई सारे भाग देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला आप लिखो अलैंगिक प्रजनन में, लिखो विखंडन। दूसरा लिखो खंडन। विखंडन भी किसका उदाहरण है? अलैंगिक प्रजनन का। खंडन भी किसका उदाहरण है बाबू? अलैंगिक प्रजनन का। तीसरा लिखो कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तीसरा है कायिक प्रवर्धन। चौथा लिखो मुकुलन। पांचवा लिखो बाबू, क्लोन। क्लोन भी किसका उदाहरण है बाबू? अलैंगिक प्रजनन का। क्लोन का। अब एक एक करके इसके बारे में, इनका उदाहरण ही आपसे पूछा जाता है। विखंडन का उदाहरण क्या है? आपने नाम सुना होगा, हम लोग पहले वाले के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। विखंडन, ये सब के सब किसके उदाहरण है? अलैंगिक प्रजनन का। अब इनमें कौन कौन से जीव शामिल होते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन के बारे में। अब अलैंगिक प्रजनन में विखंडन का उदाहरण होता है, जैसे देखो, आपने देखा होगा कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और पैरामीशियम क्या करते हैं? अपने किसी भी भाग से अलग होकर के नए जीव को जन्म दे देते हैं। मान लो ये अमीबा पैरामीशियम कोई है, दोनों में से एक ले लो। मान लो ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। इन दोनों में खासियत ये होती है कि ये दोनों अपने आप में से कोई भी एक भाग अलग करके नए जीव को जन्म देने की क्षमता करते। अभी तक कितने थे? एक एक थे, लेकिन ये चाहते हैं तो बीच से कहीं से भी टूट करके, अलग होकर के नए जीव को जन्म देने की क्षमता होती। अब केवल पहले एक एक थे, लेकिन अब ये दो दो हो गए, ठीक है ना। तो इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये अपने शरीर के किसी भी भाग को तोड़ करके, अलग करके नए जीव को जन्म देने की क्षमता है। तो बताओ, कहीं पर इन्हें मेल फीमेल की जरूरत पड़ी बाबू? नहीं। क्या बताओ, इनको सेक्स करने की जरूरत पड़ी बाबू? नहीं। बिना सेक्स के, बिना लैंगिक प्रजनन के ही क्या कर रहे हैं? नए जीव को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। तो लिखो, विखंडन में पहला उदाहरण क्या मिल गया? अमीबा और पैरामीशियम। विखंडन का उदाहरण क्या है? अमीबा और पैरामीशियम है। अमीबा और पैरामीशियम। एक कोश की जीव अपने ही शरीर के किसी भी भाग को अलग करके नए जीव को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। जिसका उदाहरण क्या है बाबू? अमीबा और पैरामीशियम है। विखंडन का उदाहरण क्या है? अमीबा और पैरामीशियम है। देखो, अब खंडन क्या है? आपने केंचुए को देखा होगा। केंचुए के उसके किसी भी भाग को अलग कर दिया जाए, लेकिन केंचुआ क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय जीव में अगर कोई भाग अलग करके नए जीव को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। विखंडन में किसका उदाहरण आता है? केंचुए का। तो केंचुए को किसी भी भाग से अगर वो केंचुआ अलग हो जाता है, अपना खंड कर लेता है, तो वह नए जीव को पुनर्निर्माण की क्षमता उनमें इतनी ज्यादा होती है कि वो फिर से अपने किसी भी जीव को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। तो खंडन का उदाहरण हो गया भाई साहब, क्या हो गया? केंचुआ। तो केंचुआ क्या है? अलैंगिक प्रजनन करके
ठीक है। केचुआ भी किसका उदाहरण है? अलैंगिक प्रजनन का, ठीक है ना। अलैंगिक प्रजनन में भी किसका प्रजनन? खंडन का। खंडन का उदाहरण क्या है? केचुआ है। क्या बाबू? केचुआ है। अब कायिक प्रवर्धन में आ जाते हैं हम लोग। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है बाबू? मान लीजिए कायिक प्रवर्धन में, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि किसी पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों के द्वारा नए जीव को जन्म देने की, नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, जिसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है। क्या भाई? कोई पौधा है, उसका जड़ इस्तेमाल कर लो, उसका तना इस्तेमाल कर लो, उसकी पत्तियां इस्तेमाल करके नए पौधे को अगर जन्म देते हो तो क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। अब इसका उदाहरण क्या है बताओ? क्या इसमें किसी प्रकार का निषेचन हो रहा है? क्या किसी प्रकार के दो मेल फीमेल से सेक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बिना सेक्स के क्या हो रहा है? नए जीव को जन्म दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये हो गए अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत कौन सा उदाहरण? कायिक प्रवर्धन का। अब इसके अंतर्गत बिना प्रजनन के कौन कौन से पौधे होते हैं जिनके जड़, तना, पत्तियों का इस्तेमाल करके नए जीव को जन्म दिया जाता है? अरे आपने आलू देखा होगा। आलू को बीच से 2 भागों में, 3 भागों में काट करके उस जमीन में गाड़ करके नए आलू को जन्म ले लिया जाता है। देखे हो? गन्ने को काट करके नए गन्ने को जन्म दिया जाता है। समझ रहे हो? आपने देखा होगा कलम, गुलाब का कलम लगाया जाता है। गुलाब की टहनियों को काट करके नए गुलाब को जन्म दे दिया जाता है। देखा होगा? अरे आपने ये भी देखा होगा कि अजूबा के पत्तियों से नए पौधे को जन्म दे दिया जाता है। और देखा होगा नींबू के टहनियों को क्या किया जाता है? उसके टहनियों को पकड़ के जमीन में गाड़ दिया जाता है। और जमीन में गाड़ने के बाद बाबू उसमें से जड़ निकल आती है और फिर टहनी को काट करके नए पौधे को जन्म दे दिया जाता है। इस प्रकार इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए? कायिक प्रवर्धन के लिखो। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण लिखो। जैसे गुलाब का कलम लगाना, गुलाब का कलम लगाना। दूसरा उदाहरण लिखो। उसके बाद आलू काट करके लगाते हो ना, आलू का उदाहरण ले लेना। गन्ने का उदाहरण ले लेना, गन्ना। उसके बाद लिखो अजूबा के पत्तियों का इस्तेमाल करके नया पौधा, अजूबा के पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अजूबा के पत्तियों का इस्तेमाल। नींबू के टहनियों का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण हो गए किसके? कायिक प्रवर्धन के, ठीक है ना। नींबू के पत्तियों को, नींबू को क्या कहते हो ना, नींबू ऐसे चारों तरफ फैला होता है। नींबू क्या होता है? ऐसे नींबू आपने देखा होगा कि नींबू ऐसे करके चारों तरफ फैला होता है। इसमें से क्या किया जाता है? एक टहनी को ऐसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब ये जमीन में जो हिस्सा हमने गाड़ा है इसमें से ऐसे जड़ें निकल आती हैं और फिर यहां से काट करके ये वाला हिस्सा कहीं और ले जा करके भाई साहब जमीन में गाड़ करके नया पौधा बना लिया जाता है, नया पौधा उगा लिया जाता है। तो इस प्रकार ये भी कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। तो गुलाब का कलम लगाना, गुलाब काट के लगा लेते हो ना कहीं पे, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। दूसरा आलू काट करके, गन्ना, अजूबा के पत्तियों का और नींबू के टहनी। तो ये सारे उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मुकुलन लिखो। इसके उदाहरण में लिखो, मुकुलन में लिखो हाइड्रा, लिखो हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट। ये सारे जीव हैं। ये तीनों ही जीवों में क्या होता है? इन जीवों में एक उभार होता है। इन जीवों में मान लो ये कोई जीव है, इन जीवों में एक उभार निकलता है और यही उभार जिसे बड कहा जाता है, यही उभार अलग होकर के आगे अलग होकर के एक नए जीव को जन्म दे देते हैं। पहले इसी में से एक उभार निकला, कोई जीव है मान लीजिए हाइड्रा या स्पंज या ईस्ट है, इसी में से एक उभार निकलता है, ये उभार बड्स कहलाता है और यही बड्स आगे चल के अलग जीव को जन्म दे देता है। अब एक था अब दो हो गया।
तो ये भी किसके उदाहरण माने जाते हैं, ये भी अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण माने जाते हैं। जो मुकुलन में कितने प्रकार के उदाहरण हमने देखा, 3 प्रकार के, इसी प्रकार के ये तीनों ही शामिल किए जाते हैं किसमें, मुकुलन में। तो मुकुलन के कौन कौन से उदाहरण है बाबू, हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट, ये तीनों उदाहरण किसके हैं बाबू, मुकुलन के हैं, जिनमें एक उभार होता है, वही उभार आगे चल करके अलग होकर के नए जीव को जन्म दे देता है। इनके शरीर में क्या होता है, एक उभार होता है जिसे बड कहा जाता है, यही बड आगे चल के अलग होकर के नए जीव को जन्म दे देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, मुकुलन, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जीव होते हैं, हाइड्रा है, स्पंज है, ईस्ट है, ये तीनों ही किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, मुकुलन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं बाबू, मुकुलन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। क्लोन, अपने जैसा हूबहू प्रतिलिपि तैयार करना क्लोन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, अपने जैसी प्रतिलिपि तैयार करना, अपने जैसा प्रतिलिपि तैयार करना। इसमें भी मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है, चाहे मेल या फीमेल की किसी की हूबहू नकल करके नकल की प्रतिलिपि बनाई जा सकती है, जिसे क्लोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, अपने जैसा प्रतिलिपि तैयार करना मतलब अपने जैसा क्या मतलब, चाहे मेल का चाहे फीमेल का, दोनों का ही प्रतिलिपि बनाया जा सकता है, तो ये क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। ये भी किसका उदाहरण होता है, अलैंगिक प्रजनन का। लेकिन क्लोन के बारे में और थोड़ी सी आप जानकारी लिख लो कि क्लोन के जनक कौन थे और पहली क्लोन कौन सी बनाई गई थी। क्लोन के बारे में थोड़ा सा लिखो। किसी भी जीव का प्रतिलिपि तैयार करना क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। किसी भी जीव का प्रतिलिपि तैयार करना क्लोन कहलाता है। ठीक है, क्लोन कहलाता है। ये भी किसका उदाहरण है, क्लोन भी किसका उदाहरण है, अलैंगिक प्रजनन का, ये ध्यान में रखना। अब लिखो क्लोन के जनक कौन थे, लिखो क्लोन के जनक इयान विल्मुट थे। इयान विल्मुट थे। इयान विल्मुट थे। क्लोन के जनक कौन है बाबू, इयान विल्मुट। इन्होंने पहली बार कौन से जीव को बनाया, डॉली नामक एक भेड़ बनाया। भेड़ क्या था, एक डॉली नामक भेड़ बनाया था। ठीक है ना, इस भेड़ का नाम क्या रखा, डॉली रखा। क्या नाम रखा बाबू, डॉली। तो डॉली क्या है, पूछा था एक बार क्वेश्चन, तो डॉली एक है भेड़। किसने बनाया था, इयान विल्मुट ने बनाया था। किस विधि से बनाया था, क्लोन विधि से बनाया था। ठीक है ना, तो क्लोन के जनक कौन है बाबू, इयान विल्मुट है। कौन है बाबू, क्लोन के जनक कौन है, इयान विल्मुट। और इयान विल्मुट ने पहली बार क्या बनाया था, एक डॉली नामक भेड़ बनाया था। डॉली क्या है, भेड़ है। डॉली क्या है बाबू, भेड़ है। तो भेड़ की पहली क्लोन किसने बनाया था, इयान विल्मुट ने बनाया था। क्या बनाया था, इयान विल्मुट ने क्या बनाया था, भेड़ बनाया था। उस भेड़ का क्या नाम रखा था, तो डॉली रखा था। क्या नाम रखा था बाबू, तो उस भेड़ का नाम डॉली रखा था। तो ये आपने लिख लिया। अब लिख लो थोड़ा सा भारत के संदर्भ में भी लिख लो, मान लो कभी कभार पूछ ही लेता है। चलो अच्छा इतना ही लिखो। तो क्लोन क्या है, किसी भी जीव का प्रतिलिपि तैयार करना। प्रतिलिपि, हूबहू प्रतिलिपि। मान लीजिए कोई गाय है, उस गाय का हूबहू प्रतिलिपि बनाना है, दूसरा जीव बनाना है, दूसरा गाय बनाना है। तो एक गाय का दूसरा गाय बनाना मतलब ठीक उसी प्रकार गाय बनाना, जो डीएनए उस पहली गाय की है ठीक उसी प्रकार डीएनए दूसरे भी गाय का होगा। क्लोन में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लो ए है तो अगला जीव जो बनेगा वो ए ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग होगा। अगर जो ये ए है, इस ए में जो डीएनए फ्रीक्वेंसी होगा मतलब डीएनए क्रम होगा, अनुक्रम होगा, ठीक उसी प्रकार डीएनए इसका भी डीएनए होगा। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रतिलिपि। क्या कहते हैं, फोटोकॉपी कराते हो ना, ठीक है, फोटोकॉपी ही जैसा ये क्लोन भी होता है। ठीक है ना, फोटोकॉपी ही जैसा एक क्लोन होता है। तो क्लोन में क्या होता है, एक जीव को बनाना है, दूसरा जीव मतलब एक ही जीव का प्रतिलिपि तैयार करना है। ठीक उसी प्रकार इस क्लोन में भी देखा जाता है कि एक जीव जो है उसी जीव के समान दूसरा जीव बनाया जाता है। ठीक है ना, इसके डीएनए जो भी होगा ठीक उसी प्रकार इसका भी डीएनए होगा। और क्लोन का जनक कौन था, तो इयान विल्मुट था। और
इयान बेलमोंट ने पहली बार क्या बनाया था, तो भेड़ बनाया था। उस भेड़ का क्या नाम रखा था, डॉली रखा था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग का अलैंगिक प्रजनन में लगभग से खत्म हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत ये पांचों उदाहरण आपको याद रखना है, ठीक है ना। विखंडन, खंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, क्लोन, ये सारे, और इन सब के अंतर्गत अब जितने भी ये हमने उदाहरण लिखाए हैं, ये सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे, सब के सब अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आएंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जो उदाहरण हमने आपको बताया है वो सारे उदाहरण अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है। तो पूछेगा बताओ अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा है, तो क्लोन भी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण ये सब था। अब लिखो लैंगिक प्रजनन। अब देखो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में बाबू देखो दो चीज होता है। मान लो लैंगिक प्रजनन में हमने आपको बताया कि लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक की जरूरत होती है, अर्थात मेल और फीमेल के बिना लैंगिक प्रजनन संभव नहीं है। अर्थात इसमें मेल और फीमेल दोनों की ही जरूरत होती है, बिना मेल फीमेल के लैंगिक प्रजनन संभव नहीं है। अब लैंगिक प्रजनन में देखो सामान्यतः कौन सी प्रक्रिया घटित होती है। मान लो बाबू ये कोई फीमेल है, कौन है, एक फीमेल है, और एक बाबू मान लो ये मेल है, ठीक है, ये मेल है। अब फीमेल जो होगी बाबू, उस फीमेल से क्या मिलेगा, मादा युग्मक मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, मादा युग्मक मिलेगा। क्या मिलेगा, मादा युग्मक मिलेगा। और ये जो मेल है, इस मेल से क्या मिलेगा बाबू, नर युग्मक मिलता है। क्या मिलता है, नर युग्मक मिलता है। क्या मिलता है बाबू, नर युग्मक मिलता है। मादा युग्मक के रूप में शरीर में क्या बनता है उनके, अंडाणु बनता है। क्या बनता है बाबू, अंडाणु बनता है। क्या बनता है बाबू, अंडाणु। और नर युग्मक के रूप में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। मेल में क्या बनता है, हम लोगों में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, और महिलाओं में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। अब बाबू जब ये मेल और फीमेल के अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में सेक्स करने के बाद मिलते हैं तो इसे कहते हैं निषेचन। जब मेल और फीमेल के सेक्स करने के बाद अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, इसे कहते हैं बाबू क्या, निषेचन। क्या कहते हैं बाबू, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निषेचन कहते हैं। अब मेल और फीमेल के मिलने के बाद क्या होगा, निषेचन हो गया। अब बाबू निषेचन के बाद क्या बनेगा, एक कोशिकीय जीव जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब यही जाइगोट क्या होगा, आगे चल के भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा बाबू, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। अब यही भ्रूण आगे चल के क्या होगा, बच्चे के रूप में जन्म लेता है। बच्चे के रूप में क्या लेता है, जन्म लेता है। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या शुरू हुई, एक मेल और एक फीमेल। लैंगिक प्रजनन का सामान्य सा सूत्र यही है बाबू कि लैंगिक प्रजनन में एक फीमेल होना चाहिए और एक मेल होना चाहिए। मान लो कि ये फीमेल है और ये मेल है। कौन है बाबू, ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल से हमें क्या मिलता है, मादा युग्मक, और मेल से हमें क्या मिलता है, नर युग्मक। फीमेल से हमें क्या मिलता है, मादा युग्मक। मादा युग्मक के रूप में हम क्या जानते हैं, अंडाणु। क्या मानते हैं, क्या मिलता है हमें, अंडाणु मिलता है। नर युग्मक से क्या प्राप्त होता है, शुक्राणु प्राप्त होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु सेक्स के दौरान आपस में मिलते हैं, जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो सेक्स के दौरान अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं आपस में, तो क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है बाबू, निषेचन होता है। और निषेचन के बाद क्या बनता है बाबू, जाइगोट बनता है। एक कोशिकीय जीव जाइगोट बनता है। और इसी जाइगोट के बाद बाबू मतलब सेक्स करते हो तो सेक्स करते ही थोड़ी बच्चा बन जाता है। तो सेक्स करने से पहले क्या, सेक्स करोगे तो क्या होगा, निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनेगा, एक कोशिकीय जीव। मतलब मान लो कि ये कोई बच्चा है, वो बच्चा मतलब अंडाणु शुक्राणु मिले, ये मान लीजिए बच्चे के प्रारंभिक अवस्था है। फिर इसी बच्चे में हाथ, पैर, कान, नाक सब कुछ आना शुरू होता है। कहां पर, भ्रूण में। क्या, भ्रूण में। और यही भ्रूण आगे चल के डेवलप होकर के क्या बन जाता है, बच्चा। और यही बच्चा फिर 280 दिन बाबू, 280 दिन बाद क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। एक महिला का गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन। कितना होता है बाबू, 280 दिन का होता है गर्भकाल।
ठीक है। 9 महीना और 10 दिन, मतलब 9 महीने के बाद 10वें महीना, किसी किसी का 10वें महीने में भी बच्चा होता है, किसी किसी का 9वें महीने में ही हो जाता है, ठीक है ना। तो माना जाता है कि 280 दिन महिला का गर्भ काल होता है। गर्भकाल का मतलब ये है कि जितने दिन तक बच्चा गर्भ में रहता है उसे गर्भकाल के रूप में जाना जाता है। तो महिलाओं का गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन का माना जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। इसी के दौरान देखो बाबू, 2 चीज और होता है, एक चीज और लिख लो यहीं पे। देखो, महिला है, महिला से मिला मादा युग्मक, नर से मिला नर युग्मक, महिला से मिला अंडाणु और पुरुष से मिला शुक्राणु। इन दोनों के मेल से बना हुआ निषेचन। इन दोनों के मेल से क्या हुआ, निषेचन। अगर बाबू निषेचन के बाद बच्चे को जन्म देगी, अगर निषेचन के बाद अंडे को जन्म देगी, अंडे को जन्म देते, क्या होता है भाई साहब, क्या होगा, आप पक्षियों को देखे होंगे तो पक्षी क्या देते हैं, अंडा देते हैं। पक्षी क्या देते हैं, अंडा। और स्तनधारियों में क्या होता है, क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। स्तनधारी में क्या होता है, बच्चे देते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिलार। उसके बाद पुरुषों में, औरतों में भी बच्चे को जन्म देते हैं। तो जब अगर निषेचन के बाद बच्चे को जन्म देंगे तो इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे जरायुज। क्या कहते हैं बाबू, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। अगर निषेचन के बाद अंडे को जन्म देंगे तो क्या कहेंगे, अंडायुज। क्या कहेंगे बाबू, अंडायुज। ठीक है ना, इसे कहेंगे जरायुज और इसे कहेंगे अंडायुज। मतलब दोनों के मेल से क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे, अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे तो निषेचन होगा। निषेचन के बाद अगर बच्चे को जन्म देती है, जो भी है स्तनधारी या बाकी मान लीजिए फीमेल है, तो बच्चे को जन्म देगी तो जरायुज होगा। और निषेचन के बाद अंडे को जन्म देने वाले जीव को अंडायुज कहते हैं, बच्चे को जन्म देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं, अंडे को जन्म देने वाले को अंडायुज कहते हैं, बच्चे को जन्म देने वाले को जरायुज कहते हैं। तो ये प्रक्रिया भी आप लिख लो, इसी के साथ लिख लो, ठीक है ना। मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु, दोनों मिले तो निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद एक कोष की जीव बनता है, एक कोष की जीव के बाद वही उसी का विकास होता है तो भ्रूण होगा। उसी भ्रूण में बच्चे में हाथ, पैर, नाक, कान, बाल, सब कुछ का डेवलपमेंट होता है और यही भ्रूण का होता है, आगे चल के बच्चे को जन्म देता है। तो महिलाओं का गर्भकाल भी आपको हमने बता दिया 280 दिन होता है। अभी दिखाएंगे भी कि किसका सबसे ज्यादा गर्भकाल होता है, किसका सबसे कम गर्भकाल होता है। तो ये आपको ध्यान में रहे, ठीक है ना बाबू। यहां से आप नोट कर लो पहले। लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें मेल और फीमेल की दोनों की जरूरत होती है। ये बात, ये परिभाषा इस वाले आपके समीकरण से सिद्ध हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये आपने नोट कर लो, ये होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है अंतःनिषेचन, एक होता है अंतःनिषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। अब देखो, अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन कहने का मतलब क्या होता है। देखो, अगर निषेचन, अगर अंडाणु और शुक्राणु कहां मिल रहे हैं, पेट के अंदर अर्थात गर्भ में मिल रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, मादा शरीर के अंदर होगा तो उसे कहेंगे अंतःनिषेचन। अगर बाबू शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन बाहर हो रहा है, मतलब मादा शरीर के बाहर हो रहा है, तो उसे कहेंगे बाह्य निषेचन। क्या कहेंगे बाबू, बाह्य निषेचन कहेंगे। जैसे अंतःनिषेचन में क्या होता है, देखो अब जैसे देखो, अब क्या होता है, मेल और फीमेल, हमने अभी इसके पहले वाला जो समीकरण बनाया था उसमें क्या था, अंडाणु और शुक्राणु कहां मिल रहे थे, कहां मिल रहे थे बाबू, ये मिल रहे थे मादा शरीर के अंदर। कहां मिल रहे थे बाबू, मादा शरीर के अंदर मिल रहे थे, मादा शरीर के अंदर मिल रहे थे। तो जो अगर अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन, अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन मादा शरीर के अंदर होगा तो उसे कहेंगे अंतःनिषेचन। क्या कहेंगे, अंतःनिषेचन। अगर शुक्राणु और अंडाणु बाहर मिलते हैं,
बाहर मिलते हैं, मादा शरीर के बाहर मिलेंगे तो उसे कहेंगे बाह्य निषेचन। क्या कहेंगे बाबू? बाह्य निषेचन। तो अब इसके जब अभी उदाहरण जब देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। 2-4 मिनट रुको, ठीक है ना। अंतः निषेचन क्या होगा? अगर नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निषेचन मादा शरीर के अंदर हो, तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। अभी पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, फिर उसे बाद में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक के रूप में क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है बाबू? शुक्राणु। और मादा युग्मक के बारे में हमने क्या लिखाया कि अंडाणु। ठीक है, यही लिखा है ना, अंडाणु। तो नर युग्मक अगर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन मादा शरीर के अंदर होगा तो वो क्या कहलाएगा? अंतः निषेचन कहलाएगा। जैसे देखो, उदाहरण के रूप में लिख लो, उदाहरण के रूप में लिखो, जैसे स्तनधारी के अलावा कुत्ता, बिलार, सब कुछ जितना भी लिखना चाहते हो सब लिख लो। मनुष्य को, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। महिलाओं में भी क्या होता है? निषेचन, अंतः निषेचन का उदाहरण होता है। तो कुत्ता, बिलार सब कुछ कहाँ होता है? अंतः शरीर में होता है, ठीक है ना। उनके शरीर के अंदर होता है निषेचन। तो ये सब लिख सकते हो। उसके अलावा अब हम लोग अंतः निषेचन के बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, ये भी यहीं पे देख लेते हैं, इसे मिटाते हैं। तो अंतः निषेचन आपको समझ में आ गया होगा। अंतः निषेचन में हमारे साथ थोड़ा सा एक फिगर है, आप इसे बनाओ, अंतः निषेचन से ही संबंधित है। ठीक है, ये है बाबू ये महिला का जननांग है और ये है अंडाणु। क्या है बाबू? अंडाणु। ये अंडाणु, ठीक है, ये अंडाणु है। और ये है बाबू गर्भाशय। क्या है बाबू? गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। और ये है बाबू फालोपियन ट्यूब है। ठीक है ना, ये है फालोपियन ट्यूब, ठीक है ना। देखो, जब सेक्स किया जाता है, देखो सेक्स के दौरान क्या होता है? पुरुष से शुक्राणु निकलते हैं। क्या होते हैं बाबू? शुक्राणु निकलते हैं। सेक्स किया गया, शुक्राणु निकले। तो जब शुक्राणु निकलते हैं बाबू, तो क्या होता है कि ऐसे करके ये यहां पर आते हैं और अंडाणु भी इधर से क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। और दोनों ही इस फालोपियन ट्यूब में क्या होते हैं? निषेचित हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद क्या हो जाता है? निषेचन। क्या हो जाता है बाबू? निषेचन। इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? निषेचन। मतलब इधर से अंडाणु आए, इधर से क्या आ गए? अंडाणु। और इधर से क्या आ गए? शुक्राणु। इधर से क्या आ गए? अंडाणु। जब सेक्स किया गया तो नर शरीर से रिलीज हुआ शुक्राणु, छोड़ा गया शुक्राणु मादा शरीर के फालोपियन ट्यूब में दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है? निषेचन होता है। और निषेचन के बाद बाबू, यहीं पर पूछा गया क्वेश्चन एक था कि बताओ कि निषेचन कहाँ होता है? मादा शरीर में निषेचन किस जगह पे होता है? तो लिखो, मादा शरीर में निषेचन फालोपियन ट्यूब में होता है। मादा शरीर में निषेचन कहाँ होता है? फालोपियन ट्यूब में होता है। लिखो, मादा शरीर में निषेचन मादा शरीर में निषेचन फालोपियन ट्यूब में होता है। और निषेचन होने के बाद बाबू क्या बनता है? हमने आपको बताया जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद फालोपियन ट्यूब में हो गया निषेचन, और निषेचन होने के बाद क्या बन गया बाबू? जाइगोट। फालोपियन ट्यूब में निषेचन हो गया, उसके बाद क्या बनेगा बाबू? जाइगोट। और यही जाइगोट बाबू क्या होगा? यही जाइगोट कहाँ
आएगा, इसी गर्भाशय में आएगा, और इसी गर्भाशय में क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, भ्रूण बन जाएगा। और यही भ्रूण क्या होगा, इसी गर्भाशय में उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक ना। इसी को कहते हैं भ्रूणी विकास। क्या कहते हैं बाबू, भ्रूणी विकास। तो निषेचन कहाँ हुआ, सेक्स हुआ, सेक्स होने के बाद शुक्राणु रिलीज हुए और अंडाणुओं से टकराने के बाद निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद क्या बनता है बाबू, एक कोश की जीव जायगोट बनता है, और यही जायगोट कहां पर बाबू पलता बढ़ता है, भ्रूण में। और यही जायगोट आगे चल के क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। और इसी को कहते हैं भ्रूणी विकास। और इसका मतलब बच्चा जो डेवलपमेंट होता है उसका कहां डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट इसी भ्रूण में होता है। कहां पर होता है बाबू, इसी भ्रूण में होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हमने क्या बताया, अंतःनिषेचन के ये सारे फैक्टर हमने आपको बता दिया। तो फालोपियन ट्यूब में, मादा शरीर में निषेचन कहां होता है, फालोपियन ट्यूब में। अब हमने आपको एक चीज और लिखा है, ये था उदाहरण अंतःनिषेचन की, ये सारे थे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बाह्य निषेचन की। अब बाह्य निषेचन में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बाह्य निषेचन में लिखो, बाह्य निषेचन। तो हमने आपको क्या बताया था कि अंतःनिषेचन मादा शरीर के अंदर। तो देखो ये फालोपियन ट्यूब में हो रहा था कि नहीं, मादा शरीर के अंदर फालोपियन ट्यूब में हुआ कि नहीं। लेकिन बाह्य निषेचन में बाबू क्या होता है, बाह्य निषेचन में होता है ये कि जो मादा युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, जो नर युग्मक होता है, युग्मक एवं मादा युग्मक जो होते हैं, ये मादा शरीर के अंदर न होकर के बाहर होते हैं। ये दोनों कहां मिलते हैं, शरीर में सेक्स करने से नहीं होता है। ये दोनों क्या होंगे, सेक्स करने से नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बाह्य निषेचन का उदाहरण होता है जैसे मछली। उदाहरण के तौर पे लिखो, उदाहरण के तौर पे लिखो मछली, मेढक, और लिखो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को कहते हैं, या लिखो टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या नाम है बाबू इसका, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या नाम है बाबू इसका, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये एक ही है, तीनों एक ही है, ये मत सोच लेना अलग अलग बता रहे हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और आईवीएफ को ही क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बाह्य निषेचन के कौन कौन से उदाहरण है, मछली है, मेढक है, और आईवीएफ है। क्या है, आईवीएफ। अभी एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो इनमें कैसे बाह्य निषेचन कैसे होता है। हमने बताया अंतः निषेचन में कि नर युग्मक और मादा युग्मक, मतलब अंडाणु और शुक्राणु मादा शरीर के अंदर मिलते हैं, तो उसे अंतःनिषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु मादा शरीर के बाहर मिलते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन के उदाहरण कौन कौन से हैं, मछली है, मेढक है, और आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो कैसे बाह्य निषेचन होता है। मछली को ले लो, मछली कहाँ रहती है, तालाब में रहती है। तो तालाब में रहती है, क्या करता है, इन दोनों का बाह्य निषेचन कैसे होता है, मछली क्या करेगी, अपने मादा युग्मक अर्थात अपने अंडाणु को किसी एक जलीय वातावरण में छोड़ देगी। ये क्या करेगी, अब मछली ने अपने अंडे को, मतलब मादा मछली ने अपने अंडे को कहीं पर छोड़ दिया, पानी में कहीं छोड़ दिया। अब मतलब बाबू ये छोड़ दिया। अब नर मछली क्या करेगा, नर मछली अपने शुक्राणु को इसी वातावरण में ले जाके छोड़ देता है। नर मछली क्या करेगा, इसी वातावरण में ले जाके अपने शुक्राणु को छोड़ देगा। अब बाबू दोनों को जब ये दोनों मिलते हैं तो इस प्रकार इनका निषेचन हो जाता है। मतलब दोनों ही एक वातावरण में मिल जाते हैं, दोनों जैसे एक वातावरण में मिलते हैं, इनका निषेचन हो जाता है, इनका निषेचन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनका निषेचन क्या हुआ, बाह्य निषेचन का उदाहरण हुआ, ठीक है ना। बाह्य निषेचन का उदाहरण, इसमें भी नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं, लेकिन कैसे, देखो ये दोनों बाहर बाहर मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों बाहर बाहर मिल रहे हैं, ये मादा शरीर के अंदर नहीं मिल रहे हैं। मछली ने अपना अंडा छोड़ दिया,
वहीं पर आकर के मादा मछली ने भी अपना अंडा छोड़ दिया, वहीं पर आकर के अपना नर मछली ने भी अपना शुक्राणु छोड़ दिया, और दोनों जैसे मिलते हैं वैसे क्या हो जाता है, निषेचन। और इस प्रकार यह उदाहरण किसका हो जाता है, बाह्य निषेचन का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मछली और मेढक दोनों का ही यही क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बाह्य निषेचन के उदाहरण क्या है, मछली और मेढक। अब बचा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, इसे हम लोग समझ लेते हैं। ये भी किसका उदाहरण है बाबू, बाह्य निषेचन का उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये भी किसका उदाहरण है, बाह्य निषेचन का। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है। अब देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने एक आविष्कार किया जिसमें कहा गया कि जिन महिलाओं का अपना बच्चा पैदा करने में समस्या होता है, मतलब खुद के बच्चा पैदा करने में बड़ी समस्या होती, तकलीफ होती है उन्हें, मतलब पैदा करने में वो असक्षम है, मतलब किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से वो बच्चे को जन्म देने में बड़ी समस्या होती है। हो सकता है कि वो कम, पुरुष में कम शुक्राणु बन रहे हैं, हो सकता है कि महिला में कम अंडाणु बन रहे हैं, इस वजह से बच्चे को नहीं जन्म दे पा रही है। हो सकता है कि गर्भधारण की जो दशाएं होती हैं वो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक आविष्कार किया जिसका नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन रखा गया। इन विट्रो आईवीएफ में क्या होता है, आप तो प्रचार भी आता है, आप टीवी पे भी देखते होंगे आईवीएफ का। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मादा शरीर से, मतलब मादा शरीर से क्या लिया जाएगा, इस फालोपियन ट्यूब से क्या लिया जाएगा, अंडाणु। आपने बताया ना, अभी इसके पहले ही हमने बताया कि यहाँ पर फालोपियन ट्यूब में क्या आते हैं, अंडाणु, और इधर से क्या आते हैं, शुक्राणु। तो आईवीएफ में क्या होता है, मादा शरीर के फालोपियन ट्यूब से क्या ले लिया जाएगा, अंडाणु। क्या ले लिया जाएगा बाबू, अंडाणु ले लिया जाएगा। क्या ले लिया गया, अंडाणु ले लिया गया। अब बाबू नर शरीर से, नर मतलब समझ लो ना, हम पुरुषों से मान लीजिए कि एक कपल कोई है, मान लो एक कपल है, इनकी शादी हो गई, बच्चे पैदा करने में इनको समस्या हो रही है, ठीक है ना, इनको बच्चा पैदा करने में समस्या हो रही है। तब ये क्या करेंगे, कहेंगे हम आईवीएफ का सहारा लेकर के बच्चे को जन्म देंगे। तो ये महिला अपने फालोपियन ट्यूब से क्या देगी, अंडे, अपने फालोपियन ट्यूब से क्या देगी, अंडे। और नर क्या देगा, अपने शरीर से देगा शुक्राणु। क्या देगा बाबू, शुक्राणु देगा। क्या देगा, शुक्राणु। ये अंडाणु प्राप्त किया गया महिला से, और शुक्राणु प्राप्त किया जाएगा किससे बाबू, शुक्राणु प्राप्त किया गया पुरुष से, ठीक है ना। ये दोनों पति पत्नी हैं, समझ ली, ये कपल हैं, ठीक है ना, शादीशुदा जोड़े हैं। ये महिला अपने फालोपियन ट्यूब से क्या मिल दी, अंडाणु, और ये पुरुष अपने शरीर से क्या दिया, शुक्राणु। अब इस अंडाणु और शुक्राणु को न तो इस वाले बाह्य निषेचन वाले उदाहरण का तो है, लेकिन इस क्रिया विधि से नहीं होगा, ये सेक्स के माध्यम से नहीं हो रहा है जाइगोट का निर्माण। ये क्या करेंगे, अंडाणु और शुक्राणु को डॉक्टर क्या करेगा, इन दोनों से अंडाणु और शुक्राणु प्राप्त कर लेगा, और इस अंडाणु और शुक्राणु को क्या करेगा, एक टेस्ट ट्यूब लेगा। मतलब आपने परखनली देखे हो ना, परखनली हो जाकर के इंटर में आप गरमाते थे और सफेद अवक्षेप प्राप्त करते थे, अमोनिया प्राप्त करते थे, और सचुआ हमारा जो प्रैक्टिकल हो सफल हो गया, फेल हो गया, कहते थे ना। तो इस प्रकार इनके अंडाणु और शुक्राणु को क्या किया जाता है, एक परख नली में लेकर के निषेचन कराया जाता है। ये क्या किया गया, निषेचन कराया गया। तो बाहर हुआ कि नहीं निषेचन, मतलब शरीर के बाहर हो रहा है कि नहीं निषेचन। अब जब शरीर के बाहर निषेचन होगा तो क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन कहलाएगा। तो इनसे अंडाणु और शुक्राणु लेकर के डॉक्टर क्या करेगा, एक परख नली में रखेगा, और परख नली में लेकर के इसका क्या कर देगा, निषेचन करा देगा। अब निषेचन करने के बाद ये बन जाएगा बाबू, एक कोष की जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कोष की जाइगोट बन जाएगा। अब फिर यही जाइगोट क्या करेगा, अगर यही जाइगोट इस महिला के शरीर में, इस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसे कहेंगे जैविक माता। इसे क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मदर कहा जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि तुम बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो, तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो, तो ये क्या कहेगी, ठीक है, दूसरी औरत का किराए पर कोख ले लेते हैं, मतलब दूसरी महिला का कोख हम किराए पर ले लेते हैं। मतलब कुछ इस बच्चे को जन्म देने के लिए हम एक ऐसी महिला को लेकर आते हैं जो मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। अगर ये खुद बच्चे को जन्म देगी, अगर ये जाइगोट इसके शरीर में, ये जाइगोट इस मादा के गर्भ में अगर धारण किया जाता है तो कहलाएगा बायोलॉजिकल मदर। लेकिन अगर ये महिला इस जाइगोट को धारण नहीं करती है, बल्कि इसके स्थान पे किसी दूसरे को किराए पर लेकर आया जाता है कि हम पूरा खर्चा, पूरे बच्चे पैदा होने तक पूरा खर्चा हम संभालेंगे, जो समस्या होगी हम देखेंगे, दवाई दर्पण, खाने पीने पोषण की सुविधा हम देंगे,
और बदले में आपको और भी पैसे देंगे तो वो कहलाता है किराए का कोख। क्या कहलाता है? किराए का कोख। अगर ये खुद धारण करती है तो बायोलॉजिकल मदर, अगर ये दूसरा कोई इसे धारण करता है तो उसे कहा जाएगा किराए की कोख या सेरोगेट मदर। क्या कहलाएगा? सेरोगेट मदर। क्या कहलाएगा बाबू? सेरोगेट मदर। अगर ये खुद धारण करती है, अगर इस जाइगोट को जिसने अंडाणु दिया था अगर वह स्वयं धारण करती है तो वह बायोलॉजिकल माता होगी, लेकिन अगर दूसरा कोई धारण करेगा तो वह कहलाएगा सेरोगेट मदर कहलाएगा। समझ में आया? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या था कि जो महिलाएं बच्चे को जन्म देने में असक्षम हैं उनके लिए आईवीएफ आया था, लेकिन बाद में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा गंदा हो गया। लोग इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करने लगे। लोग सोचते थे कि हमारे अंडाणु सुकारू से जायगोट बन जाएगा, बच्चा तो मेरा ही रहेगा, लेकिन किराए पर कोख लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे को जन्म देंगे तो फिगर खराब हो जाएगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा प्रियंका चोपड़ा भी शायद बच्चे को जन्म दी, वो किसके सहारे? आईवीएफ के सहारे। शायद कंफर्म तो नहीं, लेकिन शाहरुख खान के भी संदर्भ में एक बार बात ये सामने आई थी कि वो भी आईवीएफ का सहारा लेकर के किए हैं, लेकिन दूसरे किराए के कोख से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आईवीएफ का सिस्टम आपने समझ लिया कि क्या होगा। अगर आईवीएफ जायगोट को खुद की माता अगर धारण करती है तो बायोलॉजिकल माता, अगर ये जायगोट दूसरी औरत में स्थानांतरित किया जाता है और वह बच्चे को जन्म देती है तो वह सेरोगेट मदर कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा था इसका आईवीएफ का। तो आईवीएफ क्या है? आईवीएफ आपने देखा, आईवीएफ क्या था? आईवीएफ एक बाह्य निषेचन का उदाहरण है। आईवीएफ क्या है? एक बाह्य निषेचन का उदाहरण है। तो आईवीएफ के थ्रू लिख लो, आईवीएफ के थ्रू देखो, आईवीएफ की खोज देखो, आईवीएफ के जनक लिख लो, रॉबर्ट एडवर्ड थे। मतलब आईवीएफ सिस्टम के प्रणेता कौन थे? मतलब जिन्होंने इसके प्रचलन किया, जिन्होंने इसकी खोज किया, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट एडवर्ड। पहली बार इन्होंने किस बच्चे को जन्म दिया था? उसका नाम क्या था? लिख लो, लुइस ब्राउन। ठीक है ना, लुइस ब्राउन को जन्म दिया था। मतलब आईवीएफ का इस्तेमाल करके पहली बच्चे को जो जन्म दिया गया उसका नाम क्या रखा गया? लुइस ब्राउन। आईवीएफ के जन्मदाता कौन थे? रॉबर्ट एडवर्ड। क्या नाम था? रॉबर्ट एडवर्ड। क्या नाम था बाबू? रॉबर्ट एडवर्ड था। आईवीएफ के जनक कौन है? रॉबर्ट एडवर्ड है। ठीक है ना, रॉबर्ट एडवर्ड है। पहली बार आईवीएफ का सहारा लेकर के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया गया, उसका नाम लुइस ब्राउन है। पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जो जन्म दिया गया उसका नाम क्या था? लुइस ब्राउन था। क्या था बाबू? लुइस ब्राउन था। अब भारत के संदर्भ में लिख लो, भारत के संदर्भ में लिख लो आईवीएफ का भारत में कौन थे? देखो, भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक, ऐसे लिखो, भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक सुभाष मुखोपाध्याय थे। ऊपर लिख देते हैं, देख लो, सुभाष मुखोपाध्याय थे। ठीक है ना, सुभाष मुखोपाध्याय थे। इन्होंने किस बेबी को जन्म दिया था? इन्होंने किस बेबी को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से जन्म दिलाया था? उसका नाम था दुर्गा। लिखो, दुर्गा। तो दुर्गा क्या थी? भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। दुर्गा क्या है? भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। दुनिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम लुइस ब्राउन है। अब भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी है? दुर्गा है। भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा, और पूरी दुनिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन। क्या है? लुइस ब्राउन है। भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक कौन है? सुभाष मुखोपाध्याय है। और पूरी दुनिया में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक रॉबर्ट एडवर्ड है। रॉबर्ट एडवर्ड ने किस बच्चे को जन्म दिलाया? लुइस ब्राउन को। ठीक है ना, किस बच्चे को? लुइस ब्राउन को। सुभाष मुखोपाध्याय ने दुर्गा को जन्म दिलाया। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना। तो ये हो गया हम लोगों का
बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन में कौन से हमने देखे, मछली भी बाह्य निषेचन का उदाहरण है, मेढक भी और आईवीएफ भी। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब भी कुछ भी पूछे तो आपको ध्यान से लगाकर आना है, ठीक है ना, ध्यान से लगाकर आना है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एक चीज और, ये हम लोग मिटाते हैं तब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसी में जो बचा कुचा है, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या है, किसी को पता है? देखो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट देखो, जब गर्भ में निषेचन हो जाता है, जब बच्चा गर्भ में होता है और वह 10 सप्ताह का हो जाता है, क्या 10 सप्ताह, जैसे मान लो कि हमने क्या बताया, हमने बताया कि इन दोनों के मिलने से क्या होता है, यहां से मिलेगा नर युग्मक, यहां से मिलेगा, ऐसे सीधे लिख देते हैं, यहां से मिलेगा हमें अंडाणु, यहां से क्या मिलेगा अंडाणु, यहां से क्या मिलेगा हमें शुक्राणु, और इन दोनों के मिलने से क्या होगा बाबू, निषेचन, यहां से होगा निषेचन, और निषेचन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा बाबू, भ्रूण बनेगा। यही भ्रूण अगर 10 सप्ताह का हो गया है, अगर यही भ्रूण क्या हो जाएगा, 10 सप्ताह का हो गया, अगर यही भ्रूण 10 सप्ताह का हो गया तो कौन सा टेस्ट करा सकते हो, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करा सकते हो। क्या करा सकते हो, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से गर्भ में बच्चा मेल है कि फीमेल है इसका पता चल जाएगा। मतलब एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कैसा टेस्ट है, लिंग परीक्षण टेस्ट है। कौन सा बाबू, लिंग परीक्षण टेस्ट है, ठीक है, लिंग परीक्षण टेस्ट है, लिंग परीक्षण टेस्ट है कि मतलब गर्भ में जो बच्चा है वो लड़की है या लड़का है, इसका टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम क्या है बाबू, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। और ये कब कराया जाता है, जब भ्रूण में बच्चा 10 सप्ताह का हो जाए, तब कम से कम 10 सप्ताह का जब हो जाएगा तभी आप उसका एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कराया जा सकता है, जिससे पता चलेगा कि बच्चा मेल है या फीमेल है। आपने इसी टेस्ट का इस्तेमाल सर्वाधिक दुरुपयोग कहां होता है, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र में, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र में। कहां पर बाबू, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र में। इसी वजह से यहां पर इन दोनों ही क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है। लिंगानुपात क्या है, अनुपात सबसे कम है, ठीक है ना, लिंगानुपात इसी वजह से इन क्षेत्रों में सबसे कम। इस टेस्ट का सर्वाधिक उपयोग इन्हीं 2 राज्यों में सर्वाधिक होता है, जिसकी वजह से लिंगानुपात क्या हो जाता है, कम। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में अगर 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, तो हरियाणा में कितना है, 876 है, क्या आसपास के, इसी आसपास है कुछ, तो ये माना जाता है। मतलब सोचो 120 के आसपास 120 आदमी ऐसे होंगे, कहने का मतलब है कि मेल कितने हैं 1000, फीमेल कितनी है 876, इसी के आसपास रेशियो है। अगर कुछ कम बेसी हो रहा है वो शायद 79 है, क्या अगर कुछ कम बेसी हो रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा बस, लेकिन ये है कि आसपास होगा, 2-1 डाटा इधर उधर होगा। तो कहने का मतलब है कि 1000 पर 879 ही लड़कियां, अर्थात 1000 लड़कों में केवल 879 लड़कों की शादी होगी और बाकी लगभग 120 लड़के बच जाएंगे। अब यही 120 लड़के क्या करेंगे, उस क्षेत्र में छेड़खानी, बलात्कार, अशांति, अव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेंगे। खुले सांड के रूप में ये समाज में तहलका मचाएंगे बाबू, जिसका परिणाम कौन है, उनके खुद के बुजुर्ग, और वे खुद हैं, उस समाज के खुद के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि केवल बेटा है,
केवल बेटा आ जाने से क्या ही घाटा है बाबू। देखो केवल बेटा आने से, बेटियों को अगर मारोगे तो ये जो 120 लोग हैं बाबू, क्या है, ये खुले सांड के तरह है ना बाबू। यही तो रेप करेंगे, यही तो बलात्कार करेंगे। बिना शादी के कब तक ये रहेंगे, बिना शादी किए कब तक ये रहेंगे। तो बिना शादी किए बाबू लंबे समय तक तो नहीं रह सकते, और नहीं रह सकते तो इसका मतलब है कि बाबू ये उस समाज में अशांति फैलाएंगे, रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, छेड़खानी करेंगे। ये घटनाएं उस समाज की आम प्रचलन में हो जाएंगी, समझे। तो इस वजह से मान लीजिए कि अभी वो छोटे क्षेत्र पे है, वो बड़े भी क्षेत्र पर हो सकता है। इस वजह से क्या हमारी सरकार कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके पीछे लॉजिक समझते हो ना, कि लिंगानुपात खराब नहीं होना चाहिए। किसी समाज का लिंगानुपात खराब होना, कम बेसी होना, इसका मतलब उस समाज में जान लो बाबू कि समस्याएं अपने आप जन्म लेंगी, ठीक है ना। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के बारे में हमने देखा। अब एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के बाद एक दो चीजें और बची हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के बाद हम लोग देख लेते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के बाद अब हम लोग का आता है अगला टॉपिक क्या है। हाँ देखो, गर्भकाल देख लो, गर्भकाल देख लो। उसके बाद ऑपरेशन देख लेंगे। नसबंदी पूछ लेता है कभी कभी हम लोगों से। गर्भकाल देखो, बच्चा जितने दिन तक गर्भ में रहता है उसे क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका, सबसे देखो स्तनधारियों में सबसे ज्यादा गर्भकाल हाथी का होता है। कितना होता है बाबू, हाथी का गर्भकाल कितना होता है, हाथी का होता है 620 दिन का। हाथी का गर्भकाल कितना होता है, 620 दिन का। दूसरा लिखो ओपोसम का, ओपोसम का गर्भकाल कितना होता है, 12 से 13 दिन का। केवल 12 से 13 ही दिन का होता है। ओपोसम का कितना होता है, 12 से 13 दिन का। देखो स्तनधारियों में सबसे कम जीवन का, सबसे कम गर्भकाल सबसे कम गर्भकाल किसका होता है, ओपोसम का होता है। तीसरा लिखो मनुष्यों में कितना, औरतों का, मतलब औरतों का लिखो ऐसे डायरेक्ट, औरतों का गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन का, ठीक है। औरतों का गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन का। अब लिखो चूहे का गर्भकाल लिखो 20 से 21 दिन। चूहे का गर्भकाल लिखो 20 से 21 दिन। ये ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ गर्भकाल। अब देखो चूहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रयोग में किया जाता है। क्यों, अब अगर मान लीजिए हाथी को उठा लेते, तो अगर कोई प्रयोग करना हमें इनके प्रजनन को लेकर के, तो बाबू एक प्रयोग के लिए हमें कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा, 620 दिन तक। अब पता चले इसी में रिसर्च गड़बड़ हो गया तो फिर से अगले 620 दिन तक इंतजार करना पड़ा। तो इस वजह से हमें ऐसे जीव को उठाया जाता है जिसका गर्भकाल कम हो। अब चूहे का हम लोग इस्तेमाल, चूहे का परीक्षण गर्भकाल के रूप में बहुत ज्यादा किया जाता है। क्यों, क्योंकि अब ये देखो हर 1.5 महीने में लगभग 2 बार गर्भ धारण करेगा। अब एक बार फेल हो गया गर्भ के संबंधित जो भी प्रयोग है, दूसरी बार हो गया, तो कम से कम साल भर में कम से कम 8 बार प्रयोग किया जा सकता है चूहे पर। एक साल में 8 बार लगभग से किया जा सकता है प्रयोग। इसी वजह से गर्भकाल को लेकर के, गर्भ से संबंधित या प्रजनन से लेकर के जितने भी परीक्षण किए जाते हैं, वो सर्वाधिक परीक्षण किस पे किए जाते हैं, चूहे पर किए जाते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये कम समय में गर्भ धारण करता है और इस वजह से इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, और सुलभता से ये मिल भी जाते हैं, ठीक है, सुलभता से ये मिल भी जाते हैं हम सबके घर में। तो ये सारा हो गया। अब अगला लिख लो, एक और है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, नसबंदी। महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं, ये आप लोग लिख लो। लिखो वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। लिखो महिलाओं में, ऐसे लिखो, पहले लिखो वेसेक्टोमी, पहला क्या है वेसेक्टोमी, दूसरा लिखो ट्यूबेक्टोमी।
वेसेक्टोमी के लिखो, पुरुषों में नसबंदी को, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी लिखो। महिलाओं में नसबंदी को, महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही मतलब जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है पुरुषों में? ऐसे पूछेगा, बताओ। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए पुरुषों में किए जाने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए महिलाओं में किए जाने वाले ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबेक्टोमी। ऐसे पूछ सकता है, महिला नसबंदी को किस रूप में जाना जाता है? ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। अब देख लो कि ये ऑपरेशन होता क्या है, कहाँ होता है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं वेसेक्टोमी। आपने पता होगा कि हमारे अंडकोश कितने होते हैं? 2 अंडकोश होते हैं। कितने बाबू? 2 अंडकोश होते हैं। 2 अंडकोश होते हैं। हमारे शरीर में कितने अंडकोश होते हैं? 2 अंडकोश होते हैं। मतलब इन्हें टेस्टिज कहा जाता है, ठीक है ना। और ये फिर टेस्टिज क्या होते हैं? पेनिस के साथ जुड़े होते हैं। ये टेस्टिज हमारे पेनिस के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेस्टिज होते हैं, ये जो टेस्टिज होते हैं, इन्हीं टेस्टिज से क्या होता है कि शुक्राणु इस नली में आता है, इस नली में आता है, ठीक है ना। इसी के माध्यम से इस नली में आता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर क्या करता है? इसी टेस्टिस को काट देता है। इसी टेस्टिस को काट करके इस टेस्टिस से जो नली निकली है, ये दोनों जो अंडकोश हैं, इन्हीं अंडकोश से जो नली निकली है, जो नसें निकली हैं, इसी नस को क्या करता है? डॉक्टर काट देता है। और काट करके यहां भी बांध देता है, यहां भी बांध देता है, यहां भी बांध देता है और यहां भी बांध देता है। अब शुक्राणु बनेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि नली को काट करके, दोनों नली को काट करके बांध दिया गया, या बिना काटे भी बांधा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी दोनों नली को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है? शुक्राणु पार नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो शुक्राणु अब इस प्रकार इसी नस को काट करके बांधना, ऑपरेशन करना क्या कहलाता है? वेसेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? वेसेक्टोमी कहलाता है। और महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं में हमने बताया अभी कि ये हमारा उनका फालोपियन ट्यूब है। क्या बाबू? ये फालोपियन ट्यूब है। तो हमने बताया कि फालोपियन ट्यूब जो है, इसी फालोपियन ट्यूब से के निचले हिस्से में क्या पाया जाता है? अंडकोश पाया जाता है, मतलब इनके अंडाणु पाए जाते हैं। अब क्या होगा कि अगर निषेचन कैसे होता है? निषेचन कैसे होता है कि शुक्राणु आएगा ऐसे करके, तो यहां पर क्या हो जाता था? निषेचन हो जाता था। यहां क्या हो जाता था? निषेचन हो जाता था। लेकिन डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर क्या करता है? या तो यहां पर बांध देगा, यहां पर या तो बांध देगा, यहां पर दोनों जगह पे बांध देगा, दोनों हिस्सों को बांध देगा। अब शुक्राणु आएंगे तो जरूर, लेकिन क्या होंगे? अंडाणुओं से मिल नहीं पाएंगे, अंडाणुओं से मिल नहीं पाएंगे, तो निषेचन ही नहीं होगा। लेकिन दूसरा डॉक्टर क्या करता है? दूसरा क्या काम कर सकता है? एक तो हो सकता है कि इसी पाइप को, यही फालोपियन ट्यूब को क्या करेगा? बांध देगा, दोनों तरफ से क्या करेगा? बांध देगा, दोनों तरफ से बांध देगा, दोनों तरफ से बांध देगा। अब अंडाणु इस गुफा में नहीं आ सकता, इस वाले हिस्से में नहीं आ सकता है। अब बाबू नहीं आ सकता है, अगर इस हिस्से में नहीं आ सकता है तो अब क्या होगा? इस ट्यूब में नहीं आ सकता है, तो अब क्या होगा बाबू? अब क्या होगा? अब ये होगा कि अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे नहीं, तो निषेचन नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर डॉक्टर क्या कर सकता है? इस वाले हिस्से को काट के निकाल देगा, इस वाले हिस्से को काट देगा, यहां से काट देगा, यहां से काट करके बांध देगा, यहां से काट करके बांध देगा, और इसे निकाल भी सकता है। अब अंडाणु बनेंगे ही नहीं और निषेचन होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये पाइप जो था, ये गुफानुमा जो पाइप था, इसी पाइप को क्या करते हैं? काट के बांध देते हैं, ठीक है ना। सकरा पाइप होता है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा सकरा पाइप के रूप में होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा? शुक्राणु तो आएंगे, यहां से शुक्राणु तो आएंगे, लेकिन इससे अटैच नहीं होंगे, तो फिर आपका क्या होगा? निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो बाबू इसी ऑपरेशन को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे प्रजनन वाला चैप्टर हो गया समाप्त, और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रंथि और हार्मोन्स, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।